बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX। और स्टार्ट इन फॉरेक्स के अंदर जो हमारा उर्दू कोर्स चल रहा है इस वक्त माशाल्लाह उसके काफ़ी टॉपिक्स हो गए। टॉपिक नंबर 15 में है। अब आपने जिस लहर में अंदर घुसे थे तो अब आप समुंदर की लहरों में वेव करने लग गए। तो काफ़ी सारी चीज़ों में अब आपको समझ आने लग गई होगी। काफ़ी सारे उलझे हुए सवालात होंगे, वो मुझे पता है, वो होते हैं। मेरे वक्त में भी थे। जब हम सीखते थे तो हम भी अगलों से सवाल करते थे, लेकिन आप प्लीज़ काइंडली कमेंट करें और सवालात करें। आपको इसी तरह समझ आएगी और इसी तरह सवाल और जवाब के अंदर ही काफ़ी चीज़ें बंदा जल्दी सीख जाता है। आज का जो टॉपिक है, पुराना टॉपिक हमारा मनी मैनेजमेंट के ऊपर था, जिसमें मैंने एक थोड़ा सा हल्का सा आपको एक टच दिया कि मनी मैनेजमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वीडियो अगर बनाने पे आ गया, एक टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 2 से 3 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी, जो कि देखना भी मुश्किल होगी और बात में भी कोई वज़न नहीं रहेगा। तो इसलिए सिर्फ उसको समराइज़ करके उसकी छोटी छोटी जो खुलासा होता है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। टॉपिक नंबर 15 है, अब है मूविंग एवरेज के ऊपर। मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है? मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है आपकी जो बार्स होती हैं, यानी कि अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कैंडल्स बनती हैं। एक कैंडल ये बनी, ठीक है जी। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा सही भी कर लेता हूँ और कलर इसका रीज़नेबल कर लेते हैं। ये एक कैंडल बनी और इस तरह की आपकी जो कैंडल थी वो आपकी तकरीबन समझ लें कि अब आप ये चाहते हैं कि आपका जो पीरियड है, अब पीरियड क्या होता है? ये तो कैंडल्स बनती जा रही हैं, ये पहली बनी, फिर ये दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, चौथी बन गई, पांचवी बन गई। ये कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। मार्केट का एक फ्लो है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन आप इसमें देखें तो अगर हम इसमें एक चार्ट के अंदर देखें तो दो किस्म के एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्स और एक होता है वाई एक्सिस। अच्छा, आप उसको हॉरिजेंटल भी कह सकते हैं कि एक आपका हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया, एक आपका वर्टिकल हो गया। पर ये जेन में रखें कि वर्टिकल आपका जो एक्सिस है वो आपकी जो है प्राइस की फ्लो को दिखा रहा है, यानी कि प्राइस की जो फ्लो है वो किस तरह बढ़ रही है और वर्टिकली जा रही है, और हॉरिजेंटली आपका टाइम कितना प्रोसेस हो रहा है बीच में। ये जो कंडीशन है, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो जाहिर है मुझे एवरेज कितनी कैंडल्स का चाहिए। लेट सपोज कि मैं कहता हूँ मुझे 5 कैंडल का चाहिए, या मैं कहता हूँ कि मुझे 9 कैंडल्स का चाहिए। तो ये तो आपको टाइम इंटरवल के अंदर देखना पड़ेगा। तो बेसिकली होता यह है कि एक पूरे डे के सेपरेटर के अंदर अगर हम देखें और H1 की जो कैंडल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, और अगर हम उनको काउंट करें, तो ये तो एक प्योर तरीका है एक मूविंग एवरेज को निकालने का। तो मैंने ये आपको समझा दिया कि मूविंग एवरेज किस तरीके से निकाली जाती है, मैनुअल तरीके से, कि आपने किस तरीके से निकालनी है। और इसमें थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाते हैं। तो मूविंग एवरेज के अंदर हमारे पास एक तो होता है सिंपल मेथड, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सिंपल मेथड क्या है। और ई एम ए का मतलब होता है कि एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल का जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है, ये आपको मैं अभी समझाता हूँ वीडियो के अंदर। और फिर एक्सपोनेंशियल, और फिर इसके अंदर आप आ जाएं तो अल्लाह भला करे, SMA यानी कि स्मूथेंड। ये स्मूथेंड आ जाता है। बहुत बाद औक़ात हमें नए यूज़र्स को प्रॉब्लम भी होती है कि किसी से सुन लेते हैं कि इतना जो है इंडिकेटर सेट कर लो। अच्छा, वो बताता है कितने पे, वो कहता है जी SMA के ऊपर आप कर लें। तो SMA को वो अक्सर कभी कभार सिंपल कर जाते हैं, तो बात की वो वजह ही ख़त्म हो जाती है, वो बात ही ख़त्म हो जाती है। सेकंड आ जाता है WMA। अच्छा, WMA जो है वो है वेटेड। लेकिन वेटेड के अंदर एक वर्ड और यूज होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर वेटेड। लीनियर वेटेड क्या है कि जब कोई आपको समझाता है कि मैंने इतने पे अपना इंडिकेटर सेट किया हुआ है मूविंग एवरेज का, और वो जो है WMA है, तो वो तो बात समझ में आ गई कि WMA उसने करेक्ट कर दिया। लेकिन अगर वो अक्सर ये कहते हैं कि लीनियर यूज करना है, तो लीनियर का मतलब ये होता है कि बात WMA की हो रही है। तो इसके ऊपर अब हम चलते हैं और आगे से फिर हम ये भी देखेंगे कि ओपन और क्लोज क्या है, यानी कि ये जो ओपन और क्लोज हैं ये क्या वैल्यू रखते हैं। तो इस पे बात करते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अच्छा, ये एक सिंपल प्लेन चार्ट है यूरो USD का, जो मैंने लिया है H1 के ऊपर। इसके अंदर हमने करना क्या है, मूविंग एवरेज को पहले सिंपल मेथड में करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे
तो प्रॉपर्टीज़ में आप कॉमन पे आ जाइए। कॉमन में आएंगे तो शो पीरियड सेपरेटर ये आपको बताएगा, तो ये आपको डेली का एक पीरियड डाल देगा। अब ये कल के दिन का डेली का पीरियड है कि इसमें अब अगर मैं काउंट करूं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 कैंडल्स का एक पीरियड है H1 में। और वैसे तो ज़ाहिर है ये एक बात कॉमन सेंस की है, अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो आप बोलेंगे हाँ ये तो 24 आवर्स होता है, तो अगर 1 घंटे की कैंडल लगाओ तो 24 घंटे की कैंडल्स बनती हैं। तो बहरहाल हमने तो इसको यहाँ से यूज़ किया क्योंकि बीच में 1 घंटा हमारा जो सिडनी सेशन का आता है वो फ्लक्चुएटेड होता है, प्राइस उस पर सेटल हो रही होती है, कुछ समझ नहीं आती ब्रोकर्स के हिसाब से। ये भी आगे मैं वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि ब्रोकर में फ़र्क क्या है, और ब्रोकर जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है वो क्या है, और पीछे से जो इंटरनेट बैंक्स के जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या चार्ट शो कर रहे होते हैं। तो उसमें आपको फिर ये बात क्लियर हो जाएगी, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1 आवर वाली। अच्छा, तो 23 का बनता है एवरेज, तो सिंपल बनता है 23 का एवरेज। अब मुझे इसके अंदर एवरेज को पुट करना है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ इंडिकेटर्स के अंदर, यहाँ से इंडिकेटर्स पे आए और मूविंग एवरेज को मैंने इसमें चूज़ किया। अब पीरियड में डालना चाहता हूँ 23 का, और 23 और शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट को आप इसको 0 पे ही रखेंगे, शिफ्ट कुछ भी नहीं करना, और इसको हम कर देते हैं सिंपल। तो सिंपल के अंदर हमने इसको जो है अप्लाई कर दिया क्लोज पे, कि जब कैंडल क्लोज होगी तो क्लोज के ऊपर जो है हमने अपने एवरेज का अंदाज़ा लगाना है। तो एवरेज तो बेसिकली एक चीज़ का अंदाज़ा लगाने की बात हो रही है। तो और लेवल्स ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि मैं अक्सर, मुझे आदत है, मैं तो खैर लेवल ऐड रखता हूँ, तो ये लेवल्स वगैरह अभी मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल दूंगा कि ये लेवल्स क्या वर्क करते हैं। अच्छा, अब आपने चेक करना है, तो आपने एक मूविंग एवरेज लगा लिया। अब मूविंग एवरेज के अंदर नोट करने वाली बात क्या होती है, मूविंग एवरेज आपको एक स्ट्रेटजी भी देता है। ये इस वक्त जो मूविंग एवरेज है ये अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड के ऊपर लगा हुआ है, इसमें कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई वेटेड नहीं है। वेटेड ये होता है कि सिंपल में तो ना तो इसके ऊपर कोई प्राइस की लैगिंग आ रही है कि प्राइस जो है वो इंडिकेटर के थ्रू कहीं जा रही हो और चार्ट के थ्रू कहीं जा रही हो। तो ये डिपेंड करता है कि ये इसके ऊपर जो लीनियर वेट है वो वेट कितना है, ये उस वेट की बात हो रही होती है जिसको हम लेते हैं WMA के अंदर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आ जाता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल वो होता है जो इसके साथ साथ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंट चल रहा है, तो इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल ऊपर को आप समझ लें कि प्राइस की जो दो रुख हैं, प्राइस जो चल रही है चाहे वो सही चल रही है या वो फेक चल रही है या कोई भी आप उसको नाम दें, मार्केट मेकर उसको मूव कर रहा है, तो ये दो चीज़ें आ गई। और जो आपका स्मूथेंड होता है वो इन दोनों का बैलेंस होता है, इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसको स्मूथेंड कहते हैं। तो ये 3 किस्म की कैटेगरियाँ आ जाती हैं इसके अंदर सिलेक्शन करने के लिए। जैसे मिसाल के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक होता है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक है गुड, ठीक है, ये हो गया स्मूथेंड, और एक हो रहा है एक्सीलेंट। तो जब एक्सीलेंट पे आए तो ये अब लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ जो है तवक्को से भी ज़्यादा हो तो एक्सीलेंट हो जाता है। तो इसको आप कर दें वेटेड, और जब आप इसमें देखें वज़न पड़ गया ना इस बात के अंदर, और अब आप इसके अंदर आ जाए फेयर, तो फेयर है कि हाँ जी ठीक है, तो फेयर के ऊपर आ गया आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक हो गया। ये बड़ा मैंने इजी तरीके से आपको समझा दिया कि एक्सपोनेंशियल क्या है और गुड क्या, अपना क्या नाम है, स्मूथेंड क्या है और वेटेड क्या है। और अगर आप इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई नहीं करना चाहते, इस सेटिंग में नहीं आना चाहते, तो सिंपल मेथड है जो मैंने आपको प्लेन मेथड बता दिया, किस तरीके से अपने मूविंग एवरेज को चार्ट पे रहते हुए चूज़ करना होता है और फिर उस पर हमने काम करना होता है। तो अब हम एक और तरफ चले जाते हैं, दूसरी जानिब। वो ये क्या है कि मिसाल के तौर पे तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, अब हम अगली बात पे जाते हैं। इससे तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि मूविंग एवरेज लगाने से, अब मूविंग एवरेज से हमें मिलेगा क्या, मतलब हम किस तरह से उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्या क्या कुछ कर सकते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा अब इसको हाथ के हाथ इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ ताकि जो है हम एक नया सिस्टम समझ सकें। इसको डिलीट इंडिकेटर कर दीजिए। इसके ऊपर अब हम आते हैं M15 के चार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कैल्पिंग करने के, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए हमें तो थोड़ी सी मूव्स चाहिए। और मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि जैसे मुझे एक मूव यहाँ से मिली है यहाँ तक की, तो ये भी 22 पिप्स की है और 22 पिप
या फिर इस तरह अगर आप कर लें 26 पिप, ये एक एवरेज है, ये एक बहुत अच्छी स्कैल्पिंग एवरेज है, इस पर बहुत अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती है। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। पहला तरीका क्या है? मोस्टली आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जब आप इंडिकेटर को इंस्टॉल करते हैं तो इंडिकेटर आपको जो वैल्यू देता है वो देती है 14 का एक वैल्यू आता है उसके अंदर, 14 का मूविंग एवरेज। आप इसमें 14 का ही ले लें जो ये बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं। और इसके अंदर अब हम अप्लाई करेंगे 3 किस्म के इंडिकेटरों को, और हम उससे चेक करते हैं कि उससे हमें फ़र्क का अंदाज़ा हो कि कितना फ़र्क होता है, कि जो मैं आपको बात समझा रहा था वो बात सामने आती है। तो इस तरह करके हम उसके कलर्स को बेशक चेंज कर लेंगे और उनको अप्लाई करना शुरू करते हैं। पहला मैंने लगाया है जो कि है एक्सपोनेंशियल है, और अब मैं दूसरा भी लगाता हूँ इंडिकेटर, और ये जो 14 ही रहेगा। मगर ये अच्छा, एक और बात कि वो मैंने क्लोज पे लिया था एक्सपोनेंशियल, और अब जो मैं ले रहा हूँ एक्सपोनेंशियल स्मूथ एंड पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें कितना फ़र्क आया इसका। अभी हम इसके कलर्स भी देख लेंगे, या कलर ना भी देखें तो हमें वैसे ही एक गैप से अंदाज़ा हो ही रहा है कि कितना इसमें फ़र्क आता जा रहा है। इंसर्ट करते हैं इंडिकेटर, और अब हम लेते हैं कि यही मूविंग एवरेज सेम पोजीशन के अंदर WMA भी दे दें मुझे, तो लीनियर वेटेड भी हो जाएगा। अब आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस प्राइस का और उसका कितना है। तो बहुत से लोग इन मूविंग एवरेजेस के जो क्रॉस है उस क्रॉसिंग के ऊपर भी ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर देखें प्लस माइनस है, ये 50-50 होता है। मैं इसके अंदर मिसाल दे सकता हूं, वो किस तरह के, हम इसको थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं। ठीक है, वाजे करके हम इसको इस पोजीशन में लाते हैं कि मैं इसको मूव कर सकूं। अच्छा, लेट सपोज मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, ठीक है, इसने एक मूवमेंट दिया नीचे का, समझ में आता है। यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुई, ये पॉइंट देखें आप, तो यहाँ पे इसने मूवमेंट कितनी दी है, और जो बंदा अगर बिलीव करके बैठ गया है तो थोड़ी ही देर बाद, अगर वो लेस एक्सपीरियंस बंदा है, कि थोड़ा सा कम है एक्सपीरियंस उसके पास, और उसने ये चीज़ देख ली या वो इस पोजीशन, तो उसकी तो ट्रेड बेकार हो गई ना। ये देखे तो कि इस पोजीशन पे आके फिर ये गया किधर, अगर वो स्कैल्पिंग पे है और उसने स्टॉप लॉस भी नहीं किया हुआ तो फिर तो मामला उसके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक फ्लॉप स्ट्रेटजी है, मगर बहुत से लोग इस पे भी आज भी काम कर रहे हैं। ये देखें आप, जहाँ पे इनके क्रॉसिंग हुए तो मार्केट ने टर्न लिया। तो ये टर्न्स आपको मूविंग एवरेज में एक मैजिक है कि ये चीज़ें नज़र आती हैं, मगर इन पे रिलाय किस तरह करना, अगर कोई ठोस स्ट्रेटजी है तो ठीक है। अभी मैं आपको इसमें और बहुत से पोर्शंस पीछे दिखाता हूँ जहाँ रेंजिंग पोर्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ आपको सही बात समझ आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी ये हो सकता है लेंदी वीडियो हो जाए, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तो हुआ क्रॉस, और मोमेंटम की कैंडल्स, यानी कि एक बड़ी कैंडल जो मैं हमेशा समझाता हूँ, जिसको आप मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं, जिसका एक साइज होता है। ठीक है, इस साइज की कैंडल्स के मोमेंटम के ऊपर अगर यहाँ क्रॉस आ रहा है तो सीरियसली, अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा हुआ, ये तो हमारा फ्यूचर है, तो मेरे जैसा बंदा भी इसके ऊपर थोड़ी देर सोचेगा कि ये जो है ये 3 ब्लैक क्रो है, यानी कि 3 ब्लैक क्रो, ये एक कैंडल पैटर्न का नाम है जो कि आगे वीडियो में टॉपिक्स के अंदर आएगा, उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। 3 ब्लैक क्रो के बाद लाजमी मार्केट का कैंडल ऊपर जाके उसको कम से कम भी 100% नहीं तो 88.6 तक ज़रूर जाता है। ये बात तो मेंशन है, और ये मैं चार्ट में भी कई जगह पे शो कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसको नोट करें कि उसके बाद फिर मोमेंटम कैंडल, फिर आप ये ड्रॉप्स देख रहे हैं कि किस तरह से इसके ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो ये क्या मूविंग एवरेज बता रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मूविंग एवरेज प्राइस आगे होती है, जब प्राइस अपना, जैसे हमने उसको रखा हुआ था क्लोज पे, जब वो क्लोज करती है, जब क्लोज करती है तो उससे पीछे होता है आपका मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज से पीछे होता है ट्रेडर। यानी कि आप ये देख लें कि इस मामले में कितनी देरी हो रही है और कितना देर बाद आप इसको जब अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ के बाद, तो जब ये चीज़ आएगी, ये कम से कम भी जो ये जो अब आपको फ्लो दिखा रही है कि अब इनमें मिसाल के तौर पे गैप पैदा होता जा रहा है, अगर इस गैप को भी हम देखें तो आप देखेंगे तो आप कम से कम भी ट्रेड को इस जगह पे या इस जगह पे आप ट्रेड लेंगे, तो वो ट्रेड तो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही रिस्की मटेरियल है, मकसद नहीं जेन बनता इस बात पे। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते जाते हैं। चलें, हमने ये तो चेक कर लिया, अब हम एक और नए अंदाज में आते हैं, हम इन सबको डिलीट करते हैं। ठीक है, और अब एक नया अंदाज लेते हैं और उसके ऊपर भी
उस मेथड को भी चेक कर लेते हैं। तो ये मूविंग एवरेज का मैजिक क्या है असल में। अब हम आते हैं इंसर्ट इंडिकेटर, और इंडिकेटर के अंदर मूविंग एवरेज में हमने इस दफ़ा ये करना है कि सब कुछ वही रहेगा और इसको हम ले जाएंगे सिंपल पे। मगर हम इस सिंपल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि अगर पहला मूविंग एवरेज क्लोज पे लगा रहा हूँ तो जो सेकंड मूविंग एवरेज है वो मैं ओपन पे लगा दूंगा, ठीक है। और मूविंग एवरेज, और इसके बाद इसको हम ले लेते हैं क्लोज के बाद ओपन पे, ये ओपन पे आ गया, ठीक है। आप देखें फ़र्क आ गया दोनों में। अब आप इसके ऊपर एक और एवरेज ले लेते हैं, इंसर्ट इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, और आपने इसके अंदर डाल देना है इसको हाई पे। अभी हमने हाई भी चूज़ कर लिया। अब मैं कहता हूँ मुझे लो भी दे दें, चलो वो भी डाल के देख लेते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सिर्फ एक मैजिक है इसका, कि ये दिखाता तो है कि इसमें एक चार्म है, मगर करंट मार्केट के अंदर इसका चार्म जो है वो डबल माइंडेड रखता है, एक तरफ नहीं रखता। और लो भी ले लिया। तो अब देखते हैं, ये देखें अब ये लो भी आ गया, ये हाई भी आ गया, ये तो एक किस्म का बॉलिंगर बैंड बन गया, ठीक है। तो ये अब उसके हिसाब से अपनी मूवमेंट शो कर रहा है। हम इसके अंदर अगर मूवमेंट का क्रॉस देख रहे हैं तो भी मार्केट ठीक है नीचे जा रही है, लेकिन इसी क्रॉस के ऊपर इसी रहती हुई कैंडल में वापस भी आ रही है, ठीक है। अगर हाई को क्रॉस कर जाती है मार्केट तो कहाँ तक जा सकती है। कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहूँ नहीं बन पा रही, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके स्ट्रेटजी बनाऊँ तो फिर मुझे मूविंग एवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बगैर भी ये काम कर सकता हूँ। तो एक मैंने शक्ल आपको ये दिखा दी। अच्छा, अब एक शक्ल और है जिसमें अमूमन लोग क्या करते हैं, मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ हाथ के। अमूमन ये करते हैं लोग कि मूविंग एवरेजेस के जो पीरियड हैं वो चेंज रखते हैं। अच्छा, वो किस तरह करते हैं कि उसका तरीका भी वही सेम है कि आपने जो है सिर्फ पीरियड्स का फ़र्क डालना है। एक मूविंग एवरेज मैं कहता हूँ कि मुझे 3 का दें, ठीक है। और एक मूविंग एवरेज, अब देखिए 3 बिल्कुल ही इसके साथ यानी कि कैंडल्स के साथ ही चिपक चिपक के चल रहा है, तो एक किस्म की समझ लें उसकी लाइनिंग दे रहा है ये। और इंसर्ट करें इंडिकेटर इसके अंदर मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज अब मैं इसके ऊपर लेता हूँ 3, तो 3 के साथ मैं इसका कॉम्बिनेशन बना देता हूँ ना 3, और अब इसमें हम कर देते हैं 13 का ले लेते हैं, और इसको कलर भी दे देते हैं ब्लू, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, इसमें हम लेते हैं 21 पे भी हम एक काम करते हैं। बाकी सब कुछ वही है कि लो पे रखा हुआ है तो लो पे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसको मैं रेड तो नहीं, इसको बल्कि इसको आप गोल्डन कलर कर लें, ठीक हो गया। अब ये 3 कलर हैं। अब आप एक चीज़ नोट करें कि जहाँ पे अब इसका पॉइंट क्रॉस कर रहा है इस तरीके से थोड़ी बहुत परफेक्शन आ रही है मूविंग एवरेज के अंदर। यहाँ पे देखें तीनों क्रॉस हुए, मकसद ये है कि जहाँ पे गोल्डन लाइन ऊपर होगी वहाँ मार्केट का फ्लो नीचे होगा क्रॉस ओवर पे। ये जहाँ क्रॉस ओवर हुआ, इनिशियल क्रॉस यहाँ हुआ, दूसरा क्रॉस यहाँ हुआ, इसने कंफर्म कर दिया, ठीक है, और मार्केट नीचे चली गई। अब जब रेड वापस आया क्रॉस करने के लिए ब्लू पे, तो ये आपका एग्जिट का जो है कंफर्मेशन कर रहा है और उस एग्जिट पे। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तब आप नोट करें कोई बात बनती है। जब इस तरह की रेंजिंग आती है तो उस रेंजिंग पे तो आप फंस जाओगे, तो नहीं बन पा रहा मामला। अब इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या बनती है, मैंने आपको सारे वे बता दिए, हर किस्म का तरीका इसमें हमने आजमा के देख लिया है। अब हम आते हैं बेस्ट वे पे कि मैं अपने तरीके से इसको किस तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है जनाब, अब हम इसके अंदर इंडिकेटर वही इंसर्ट करते हैं, मूविंग एवरेज ही, मगर मूविंग एवरेज के अंदर जो हमने जो सेटिंग्स रखनी है वो क्या है, हमने रखनी है 50 का मूविंग एवरेज लेना है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1 घंटे का फ़र्क होता है, और इसी तरह से एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर एक गैप पैदा होता है, ठीक है। और इसी तरह जब कोई बीच में छुट्टियां आ जाती हैं तो उसकी वजह से भी मार्केट में गैप पैदा हो जाता है। उस गैप की वजह से उसकी जो प्राइस की इन्फ्लेशन है, उसके सेंटीमेंट्स हैं, उनमें फ़र्क आ जाता है। तो हमने 50 अगर लेना है तो हम उसको 49 लेंगे,
और 49 के बाद हम इसको सिंपल से एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, ईएमए लेंगे और ईएमए को हम लेंगे क्लोज पे, कि जब मार्केट की कैंडल क्लोज हो जाए तो वहाँ पे लेना है, ठीक है। और उसको एक सिंपल कोई अच्छा सा आप जो भी कलर देना चाहें दे दें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। तो मैं इससे बेस्ट तो ये ब्लैक ही लेता हूँ। अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ आके हमें करना क्या है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी डालना पड़ेगा। अब आपको मूविंग एवरेज के बारे में पता लग गया, साथ साथ मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने लगा हूँ ताकि आपको उसमें आसानी रहे। हमने बीच में प्रीवियस वीडियो पे जो टॉपिक हमारा गुजरा था उसमें ट्रेंड्स के ऊपर बात की थी, ठीक है। और ट्रेंड्स के अंदर हमने एक ऑप्शन लिया था ट्रेंड एंगल का, यानी कि ट्रेंड एंगल जो होता है वो क्या होता है। इसके अंदर मेरे ख्याल वो इसमें इनपुट नहीं है, कस्टमाइज करके मैं इसमें डाल लेता हूँ। ट्रेंड एंगल, ये रहा ट्रेंड बाय एंगल, इसको इंसर्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास बार में आ जाए, इजी हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रेंड एंगल लाइन लेते हैं। जहां भी मार्केट का हाई होगा या लो होगा, इसकी इतनी बात को तो अब आप समझते ही हैं कि हाई किसे कहते हैं, लो किसे कहते हैं। ये होता है हाई क्योंकि इसमें आपको ये जो स्पाइक्स मिलती हैं रिट्रेस हुई हुई, ये आपको आइडेंटिफाई कर देती हैं कि मार्केट में अब रिवर्सल आ रहा है। ये देखें आप, स्पाइक्स 1 2 3 स्पाइक्स अलग से बन रहे हैं। या अगर आप लो में देखें तो लो के अंदर भी इस तरह का पोर्शन आ जाता है, ये देखें सेम वही 1 2 3 इस तरह। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये देखें, तो ये बता देता है कि हाई लो का फ़र्क आ रहा है। तो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इसके ऊपर ट्रेंड एंगल लाइन को यूज़ करना है और जैसे जैसे M15 में चार्ट आगे आगे बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ मूवमेंट लेनी है। आपकी टोटल स्कैल्पिंग जो है वो मैक्सिमम 15 पिप्स की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। साइज़ आपका जो होगा इसके अंदर ज़ाहिर है थोड़ा सा देखें वाइज होना पड़ता है और उसके हिसाब से साइज़, अब ये साइज़ तो नहीं चलेगा स्कैल्पिंग के अंदर, ये डर का साइज़ है। स्कैल्पिंग के अंदर वो बंदे आते हैं जो ज़्यादा फियरलेस होते हैं और मार्केट को समझते हैं कि मार्केट कितनी मूवमेंट तो दे ही देगी, तो उसके हिसाब से जो साइज़ दिया जाता है, मिनिमम साइज़ जो होता है वो 20 तक का होता है। उसमें अगर आप 15 पिप्स लेते हैं तो 15 पिप्स का मतलब ये हो गया कि अगर ये 10 का साइज़ है तो 10 के साइज़ में तकरीबन ये मेरा ख्याल है $15 से $20 तकरीबन एवरेज निकल ही आएगी आपकी। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने जैसे ही एक वेव को क्रॉस किया, अब एक वेव आ पड़ी है, ये एरिया अभी आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं अभी होगा क्या। हो सकता है इसको टच करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसकी कंफर्मेशन क्या होगी जो मार्केट अगर ऊपर जाएगी। लेट सपोज कि यहाँ नहीं हमें पता कि क्या हुआ है, हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ से जब टच करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो करना क्या है, वो क्या चीज़ है जो आइडेंटिफाई करेगी। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपने कैंडल स्टिक को। तो कैंडल स्टिक जो है उसका पैटर्न, यानी कि उसका कौन सा ऐसा पैटर्न है जो हमें आइडेंटिफाई कर देगा, वो है आपका डॉजी। तो जो डॉजी पैटर्न है वो हमें कंफर्म करता है मार्केट प्राइस, प्लस कोई ऐसा कैंडल जो कि टच करने के बाद ऐसी रिट्रेसमेंट शो कर दे अप की तरफ, यानी कि अगर मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है, ऐसे मूविंग एवरेज जा रहा है तो ऐसे शो कर दे, या फिर वो ऐसे शो कर दे और ऐसे शो कर दे, ठीक हो गया, या फिर वो ऐसे शो करे और ऐसे शो कर दे। तो ये भी बात समझ में आती है। लेकिन मूविंग एवरेज की टचिंग के बाद, यानी कि मूविंग एवरेज उसको रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, तो वो तो बात समझ में आती है। ये कोई ऐसा क्लू है जो आपको कहता है कि हाँ ठीक है इस पर ट्रेड ली जा सकती है, वो भी सिर्फ 10 से 15 पिप के दरमियान की ट्रेड। तो बेस्ट जो बेहतरीन टाइम फ्रेम है वो M15 है, और M15 को रहते हुए H1 के अंदर, यानी H1 से आपने सिर्फ एक दफ़ा ट्रेंड देखना है कि आपका ट्रेंड अगर बाय पे जा रहा है तो बाय की तरफ आप जा रहे हैं, तो बाय में नहीं घुसना हमने, कि अगर आप बाय जा रहे हैं तो आप बाय में ही जाना है हमने भी नहीं। और हमने ये सुना है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ऐसा नहीं है, वो तो फिर मार्केट मेकर भी आपका फ्रेंड हो सकता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चूज़ किसको करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमेशा रिवर्सल ट्रेड्स ली जाती हैं, हमेशा जब ट्रेंड जा रहा होता है उसकी रिवर्सल स्कैल्पिंग ली जाती हैं। स्कैल्प छोटी सी होती हैं और मिल जाती हैं क्योंकि करेक्शन पार्ट बहुत आ रहा होता है, बहुत आ रहा होता है। तो आपने करना क्या है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ ताकि और भी बात समझ में आए। हम इसको इस तरह ले लेते हैं, बिल्कुल इस तरह, ये देखें यहाँ पे हमें अब नहीं पता फ्यूचर का क्या है। मार्केट चेंज हुई, मिसाल के तौर पे यहाँ से बात करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर लिया, ये देखें ये पार्ट क्रॉस किया और उसके बाद ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ इस जगह पे। तो ये बात अपने जेहन में ज़रूर बिठा लें
कि मार्केट ठीक है नीचे जाएगी, लेकिन नहीं, इसके ऊपर कौन बिलीव करता है कि ये इतनी नीचे चली जाएगी। ये ध्यान में रखें कि अब आपने वेट करना है। अच्छा, वेट किस पार्ट का करना है? ये सिंपल मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने ये वेट करना है कि आपने मार्केट में फॉरन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है किधर किधर। जब आपने वो मार्क कर लेंगे, उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने मार्क कर ली, मार्केट आ गई अपनी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट के ऊपर आपने कैंडल की फॉर्मेशन को पकड़ना है कि कैंडल की फॉर्मेशन जो क्या है। कैंडल की फॉर्मेशन हमें बता रही है कि एक छोटा सा हैमर बन चुका है मार्केट में, और ये शो कर रहा है कि अब एक चेंज आने वाला है। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्लू आपका। फर्स्ट क्लू ये कि ठीक है मार्केट मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ चली गई है, लेकिन अब मार्केट ने वापस क्यों आना है? ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये फिल होगा लाजमी। ये आप कहीं भी देख लें, जब ये गैप्स आते हैं ये गैप्स फिल होते हैं। जब ये गैप आएगा तो ये गैप फिल होगा। लेकिन अगर ट्रेंड में आप चल रहे हैं और ट्रेंड के मुखालिफ दायरा आप ट्रेड ले रहे हैं, अब ये ट्रेंड जा रहा है ऊपर की तरफ और आप उसके मुखालिफ ले रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल जगह पे आके लेना चाहिए वेट करके। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते तो फिर आपको इस पूरी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड के साथ जाके ट्रेड लेनी पड़ेगी, फिर आप बाय लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ईजी वे में ऐसा काम करते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो, तो हम उसको उस तरह से समझते हैं। अब यहाँ तो मैं सिर्फ समझाने के तौर पे आपको ये कर रहा था कि आपने कैंडल पैटर्न का कैसे सहारा लेना है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा लेना है, मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज का एग्जिट किधर होगा? ये तो आपने ले ली यहाँ पे एंट्री, इस जगह पे यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई वेट करने के बाद। वेट करने के बाद कंफर्मेशन ली और आपने एंट्री ले ली, मार्केट गई एक खास ऊपर, लेकिन एग्जिट आपकी सेम मूविंग एवरेज होगी। मूविंग एवरेज का जो टच होगा उससे तकरीबन 2-4 पिप नीचे ही आपने अपना एग्जिट बनाना है, और ये है बिल्कुल सेफ ट्रेड, ये है सेफ ट्रेडिंग वे। अब मार्केट आपने देखी कि नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद अब हम आगे बढ़े, हमने अब नेक्स्ट ट्रेड लेनी है, और हमने देखा कि मार्केट ने एक ये वाला कैंडल बनाया, ये वाला, कि मैं मार्केट में वापस नीचे जाऊंगा। ये है फेक कैंडल, क्योंकि इसके अंदर अब गौर व फिक्र करने वाली बात है। ये कैंडल स्टिक के मुताबिक ये शो कर रहा है कि कंफर्म मार्केट ने अब सेकंड कैंडल एक और नीचे की तरफ फेंक देना है, क्योंकि ये चीज़ बन चुकी है और इतना बड़ा इन्वर्टेड हैमर ये तो लाजमी नीचे जा रहा है, और ये डब्ल्यू लग रहा है, ये डब्ल्यू बन सकता है। ठीक है, अब जेन में बड़े सवालात आते हैं जब आप मार्केट की कंडीशन में होते हैं ना, तो उस वक्त यही सिचुएशन होती है जो मैं बना के इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। हमने इसके अंदर थोड़ा सा अपनी लर्निंग को इन करना है। मूविंग एवरेज हमने सेट किया था क्लोज के ऊपर, अगर आप जेन में रखें तो मूविंग एवरेज था क्लोज के ऊपर। मार्केट क्लोज हुई है मूविंग एवरेज के नीचे, ये देखें आप, ये नीचे हुई है। ठीक है, नीचे अगर हुई है तो ठीक है। अब इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए। पहली कैंडल नीचे इसकी क्लोज हो गई, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन देगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि नहीं, मार्केट ऊपर चली गई, इसका मतलब ये सेटअप जो है नॉट वैलिड, ये हो गया बेकार। अब आपको बिल्कुल सिंपल कर दिया कि आपने पहला क्लू लिया ये वाला, ये वाला जो था ये पहला क्लू था, सेकंड क्लू ये वाला था, आपने ट्रेड ले ली, एग्जिट भी हो गया। अब एग्जिट के बाद अब आप नेक्स्ट ट्रेड पे आ रहे थे। ठीक है, उसने एक आपको ये वाला सिम्टम पैदा किया, आपने उसको देखा क्लोज का हुआ है, उस क्लोज को कंफर्म करने के लिए सेकंड कैंडल का इंतजार किया, दूसरी वाली का, उसने बताया कि नहीं सिस्टम नॉट वैलिड। अब आप इससे आगे बढ़े, आगे बढ़े, इंतजार किया मार्केट में, मार्केट ने एक टॉप लिया, इस टॉप पे आपने देखा मेरी यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है, तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस ये ब्रेक भी होती है, क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा, इस पोजीशन पे आके आपने एक और ट्रेड ले ली कि मैं 10 पिप की एक ट्रेड मुझे लग रहा है बड़ी स्पाइक आई। अच्छा, हमेशा इस तरह के सिस्टम के अंदर जब इस तरह की बड़ी कैंडल आ जाए, जब बड़ी कैंडल आ जाए इस तरह की, तो इस बड़ी कैंडल के अंदर आपने क्या करना होता है, ऊपर से ग्रैब करना होता है सेल को। ठीक है, और अगर आपने बाय लेना है तो बाय को हमेशा आपने बिल्कुल मुंह पे इसके जो है रेड कैंडल में ही रहते हुए ग्रैब करना होता है। तो इसको कहते हैं एज की ट्रेड लेना, ये एज पे फिर आपकी ट्रेड लगती है हमेशा। जब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, मार्केट का मूवमेंट नीचे गया, अब इधर नोट करने वाली बात है, ये जो कैंडल था इसको गौर करें तो ये इसके ऊपर लग के रिट्रेस करके क्लोज हो गया, हुआ इस मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, आपने सेकंड कंफर्मेशन लेनी है। सेकंड कंफर्मेशन जब कैंडल ने बताई कि ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुई है, अब आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। तो अब अगर आपने यहाँ पे बाय लिया तो अब आप देखें बाय किधर ले रहे हैं, और वो बाय का फिर आगे नतीजा क्या हो रहा है, ये देखें, ये नीचे गई, ये नीचे गई,
और उसके बाद कहीं जाके फिर ये ऊपर जाना शुरू हुई। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का इस मूविंग एवरेज के अंदर ख्याल करना पड़ता है। स्ट्रेटजी मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि उस स्ट्रेटजी में वजन कितना है, कि मूविंग एवरेज अगर इंडिकेटर दिया हुआ है मार्केट में, आपको मेटा ट्रेडर 4 के अंदर दिया हुआ है, तो ये इससे क्या हो सकता है, इससे फ़ायदा किसको जाता है? इस तरह की ट्रेड्स लेने से फ़ायदा हमेशा पीछे मार्केट मेकर्स और इंटर बैंक्स को जाता है, जिनके ज़रिए ये सारा प्लेटफॉर्म आपको बना के दिया गया है। और इस प्लेटफॉर्म में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो पॉसिबिलिटीज़ जाहिर करें, आपको ट्रेडिंग के लिए इनकरेज करें, और आप अपना सिर्फ माउस दबाएंगे, जैसे क्लिक होगा उनका काम हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों का मैं साथ साथ आपको डिफाइन भी कर रहा हूं, और उसके मैं माइनस पॉइंट भी आपको दिखाता जा रहा हूं कि आगे होगा क्या। अच्छा जी, एक तरीका तो ये होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब आते हैं ज़रा अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। ये तो थोड़ी सी अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है। मूविंग एवरेज यही रहने थे 49 का। हमने यूज़ करना है ट्रेंड एंगल्स की लाइन को। किस तरह से कि अब जहां हमें एक स्पाइक मिलती है, जैसे ये है, तो इसकी हमेशा सेंटर लाइन जो होगी वो आपकी ट्रेंड एंगल की लाइन होगी। और आपने ट्रेंड एंगल जैसे ही अपना इस पर आपने खींचा है, तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा खींच लेना है कि मुझे थोड़ा सा एक ख़ास जाविये तक दे दो। और आपने इसके ऊपर फ़ौरन राइट क्लिक करके एंट्रीज़ करनी है। वो एंट्रीज़ क्या होंगी कि एक तो आप इसको पैरामीटर में से रे ख़त्म कर दें ताकि उसकी जो लंबी सी लाइन है वो ख़त्म हो जाए। प्लस आपने इसकी विजुलेशन जो है, अगर सेल की जानिब है तो आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में कि माइनस में फिर आप वैल्यू डालेंगे 33.6, माइनस में 33.6 करेंगे, इसका एंगल सेट हो गया। अब इस एंगल के मुताबिक जब मैंने ट्रेड का सोचा, मिसाल के तौर पे मुझे ट्रेड अगर मैं यहाँ से सेल की लेता हूँ तो ये मेरी ट्रेड नहीं है, मुझे इंतज़ार करना होगा। मुझे इंतज़ार करना होगा ऐसे पीरियड का जो इसका मोमेंटम वापसी ऊपर की तरफ लेके जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई और मजीद ड्रॉप होके अब यहाँ से मार्केट ने टर्न लेना शुरू किया, कैंडल जाहिर किया, तो मुझे पता है कि ये गैप फिल होगा। तो इस गैप के फिल होने तक की मैंने ट्रेड दोबारा यहाँ से बाय की ले ली, और बाय के बाद मार्केट ऊपर गई और जैसे ही इस लाइन को टच किया मैंने उधर से एग्जिट कर लिया। ये है दूसरा तरीका इसको ट्रेड करने का, हेल्प के जरिए, ट्रेडिंग एंगल के जरिए। जब ट्रेडिंग एंगल बता रहा है कि मार्केट के ऊपर आके यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है, ये कैंडल, और इस आप देखें बिल्कुल इस एंगल के ऊपर देखें तो इसका ये कैसे ऊपर देखें एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। तो जब ये कैंडल इसके ऊपर एग्जैक्ट काम कर रहे हैं तो थर्ड जो था वो अटेम्प्ट हमने देखा कि यहाँ के फेल हो गया और इसके बाद इस पर टच नहीं हुआ और मार्केट चली गई ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अब ट्रेंड एंगल आपने लिया है अब ये वैलिड नहीं रहा, अब इसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, जो टाइम है वो स्पेंड हो गया है। अब आप नेक्स्ट सेटअप फौरन से बना लें। वो क्या होगा, ऊपर जाने लगा है, ऊपर के लिए इस ट्रेंड एंगल को अब हम खत्म कर देंगे, ठीक है, ये वाला ट्रेंड एंगल खत्म, और नया ट्रेंड एंगल एक बनाना है। और अब इसकी स्पाइक को लेना है सेंटर में से, सेंटर में से इसको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद डबल क्लिक करके उसको ड्रैग करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा था इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा एंगल कहाँ जाता है। अब हमने इसको करना है इसकी प्रॉपर्टीज में जाके वही चीज़ जो मैंने बताई, क्योंकि अब हम ऊपर बाय की तरफ लेके जा रहे हैं तो अब पॉजिटिव पे बात होगी, और पॉजिटिव में 33.6 की आपने एंट्री करनी है और रे से आपने इसको हटा देना है और ओके कर देना है। अब आप देखें अगर हम देखें इसको इसके मुताबिक थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ तो ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा। और जब आप इसको आउट करते हैं तो इसकी दोबारा से एंट्री करनी पड़ती है। अच्छा, अब देखें तो ये फिर वहीं आ गया। अच्छा जी, चले बहरहाल इसने अब यहाँ पे ये शो किया कि जब मार्केट ऊपर गई, अब देखें ट्रेड यहाँ बन रहा है, हमारा ट्रेड बन रहा है जब मार्केट इसको क्रॉस कर गई, इधर से ये आपने ये पोर्शन लिया, इसने यहाँ पे टच किया एक रेजिस्टेंस के ऊपर, हो सकता है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी हो सकता है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी हो, और आप इनिशियल ही यहाँ पे अपना सेल ले लें, और जब सेल लें तो वो सेल ऊपर चला जाए, और ऊपर जाके जब वापस आए तो प्लस माइनस करे, फिर ऊपर जाए, फिर प्लस माइनस। अब आपकी हिम्मत बढ़ाता जा रहा है, लेकिन जैसे ये थोड़े से पैसे दे आपको और उसके बाद ये कंडीशन हो जाए, तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 जो मैंने आपको कहा था कि M15 पे आने से पहले H1 को देखना ज़रूरी है कि H1 पे आपका इस वक्त जो ट्रेंड है वो अप का चल रहा है या वो डाउन का चल रहा है। तो आपकी जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक होगी, ठीक है। अगर आपकी तरफ जा रहा है तो आपने सेल नहीं लेने, आपने सिर्फ और सिर्फ सेटअप्स जो हैं वो बाय के ढूंढने, आपने इसमें सेटअप बाय के ढूंढने,
ठीक है। और अगर इधर आप मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है तो सेटअप हमने सेल के ढूंढने हैं, हमने बाय के नहीं ढूंढने। बाय को हमने इग्नोर कर देना है, भले वो हमें मूवमेंट दे। तो इससे बात हमें एक बात फिर क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई हमें बाय के सेटअप्स ढूंढने हैं। अब बाय का सेटअप ढूंढने के लिए एक आखिरी एग्जांपल, इसको वाइंड अप करना है। लेट सपोज मैं इसको अब ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। अब मैंने ये एक देखें डॉजी देखा, इस डॉजी के ऊपर मैंने इसके सेंटर में इसको लगाना है। भले ये दो, इन दो कैंडल्स को कट कर दे कोई बात नहीं, हमें वो मसला नहीं, हमने असल में एंगल को देखना होता है। तो जो एंगल है वो हमारा दोबारा हम 33.6 पे सेट करेंगे, ये उसको वहाँ पे विजुअली सेट कर देगा। और ये सेट होने के बाद अब आप देखें, अब यहाँ पे जब मुझे ये कंफर्मेशन मिली तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, देखें इसके ऊपर क्लोज हुई है, और नेक्स्ट कैंडल जैसी इसके ऊपर स्टार्ट हुई तो आप देखें पहले नीचे गई है, उसके बाद रिट्रेस हुई है। रिट्रेस होने के बाद जब इसने आधी पार्ट इस बॉडी का बना दिया तो यहाँ पे मेरी थी एंट्री, जो मैंने ली अपनी एंट्री बाय की, यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी बाय की। और अब मैंने छोड़ दिया मार्केट पे कि मार्केट, क्योंकि एक तो मुझे वज़न मिल रहा है इस बात का कि मार्केट जो है वो ट्रेंड में ऊपर जा रही है। H1 पे मैंने इसको देखा कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो उसकी मूवमेंट मुझे कुछ मिल सकती है ऊपर की। और नेक्स्ट मैंने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने ड्रैग करके रखे होते हैं, ये आप भी रखेंगे, तो आपने उस ड्रैग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके अंदर तक का जो पार्ट है उसको काउंट कर लिया कि ये मेरी तकरीबन बनती हैं कोई मिसाल के तौर पे 11 पिप बनती हैं जी, 11 पिप्स की मेरी ट्रेड है। तो स्कैल्पिंग इसी चीज़ का नाम है कि एक थोड़ा सा पूरा दिन उस पर लगे रहना और छोटी 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 ट्रेड्स लेते रहना। तो यहाँ पे आके आपने इसको एग्जिट कर देना है, और ये आप देखें कि इसके अंदर किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, कुछ सिस्टम ग्रैब हो जाता है। लेट्स सी कि ये कितना कर रहा है, इसको भी साथ में फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से तकरीबन अगर मैं यहाँ लूँगा तो 15 पे पूरी मुझे मिल रही है, 156 यानी कि 15, 6 नहीं काउंट होता। और ये 1 जो ऑब्लिक शो कर रहा है, 1 का मतलब होता है एक कैंडल पे बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। नेक्स्ट सेटअप इसी ट्रेंड के ऊपर, अब देखें मुझे फिर मिला इसी ट्रेंड के ऊपर, मार्केट जो थी इस ट्रेंड के नीचे नहीं गई, नीचे मूविंग एवरेज है, गैप बन रहा है, इस गैप में इसकी इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है, मगर आप देखें इस एंगल पे आके इसने दोबारा एक हैमर दिया, ये हैमर दे दिया। पहले तो इसको वाज़े तौर पे देख लें आप, ये आप चेक कर लें, हो गया। अच्छा, अब मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा वाज़े नज़र आए, और जो नेक्स्ट कैंडल है फिर वो देखें कि ये क्लोज किधर हो रहा है। अब आप इसको देखें, ये देखें तो ये इसके ऊपर क्लोज हो गया, इसके ऊपर क्लोज हो गया, डेट्स मीन यहाँ पे अब मैं अपनी बाय ले सकता हूँ। तो मुझे कंफर्म तो दी इसने, लेकिन सडनली इसके बाद देखें मार्केट नीचे चली गई फौरन, सडनली मार्केट उसके बाद नीचे गई है। तो आपने यहाँ पे ये क्यों नहीं किया, ये सेटअप क्यों नहीं वैलिड बन रहा? और अगर मैं लेता हूँ तो मैं यहाँ ये बेवकूफ़ी क्यों करता हूँ? उसकी वजह ये कि मूविंग एवरेज में गैप है, आपका जो इनिशियल जो पहला क्लू होता है वो तो गैप दे रहा है। ठीक है, अगर हम यूं रूल बना लें कि पहला क्लू कि आपका ट्रेंड होना चाहिए, आपने बाय पे लेना है। ठीक है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, आपका जो सेकंड क्लू है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको बताए कि हाँ जी उसके ऊपर कोई रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ था तो ये मिला। ठीक है, और अगर रिएक्शन ना होता, जैसा यहाँ ये रिएक्शन हुआ तो ये मिला। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मूविंग एवरेज पे ये रिएक्शन हो रहे हैं तो ये थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं, देखें आप ये पिप्स मिल रही हैं। यहाँ पे भी ये रिएक्शन हुआ है, उसके बाद ये क्लोज हुई है इधर, और फिर आप अगर देखें तो फिर आपको ऊपर मिला। और अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए बड़े चार्ट को देखते हुए तो फिर तो बाकायदा पूरी मूवमेंट मिलती है। तो ये एक नए बिगनर के लिए मैंने आपको थोड़ी सी सेटिंग समझाई है। अब लेट्स सी यहाँ पे हमें एक और मिलता है विजन के, ये देखेंगे यहाँ पे रिट्रेस होके वापस आ गई, और जब मैं इसको देखूँ दोबारा आगे तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर इसके यहाँ क्लोज हो रही है। तो जब यहाँ क्लोज हो रही है यहाँ पे बाय लिया जाता है, तो बाय फिर आप देखें कि तकरीबन आपको यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये आपको कुछ मूवमेंट तो मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन आपको डीपली दे दी है। वीडियो तकरीबन मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैंने इसमें कोशिश की थी कवरिंग कर सकूँ जितनी भी है। मज़ीद कोई एग्जांपल अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं और आपको दे देता हूँ, बकौल इसके कि यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे इसी ऑप्शन को मैं एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अब इसको लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, इस पर बात करने में भी मज़ा आ रहा है। लेट्स सपोज हम अब इस मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो इस मूवमेंट के ऊपर मैं ट्रेंड एंगल लूँगा। जब मैं देखूँगा कि एक स्पाइक आई है
ठीक है, लेकिन मैं ये बहुत छोटी स्पाइक है। मार्केट में रहते हुए हमें वो बात करनी चाहिए जो हमें नज़र आती है, जिसमें वज़न होता है। वज़न इस बात का कि ये नज़र आती है और हम यहाँ पे एक ट्रेंड एंगल ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने इस ट्रेंड एंगल को लिया तो इसको हमने कर लिया ड्रैग। ठीक है, और ड्रैग करने के बाद अब हमने इसके ऊपर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जाके हमने इसको जो एंट्री करनी है वो है -33.6, यानी कि क्योंकि अब सेल की बात हो रही है तो -33.6। तो अब आप इसको ओके करें तो ये आ गया इसका ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देखें कि मूविंग एवरेज की ट्रेड हमें कहाँ मिल रही है। हमें ट्रेड मिल रही है मूविंग एवरेज की यहाँ पे। इधर देखें तो एक स्पाइक है, ये कैंडल क्लोज कहाँ हो रहा है यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल ऊपर से फिर रिट्रेस होके नीचे आ रहा है इसी जगह पे। तो ये जो जगह पार्ट है ये समझ में आता है कि हम यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड में भी फर्क आ गया ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड अब जाहिर है उसने चेंज करना होता है। हमेशा याद रखें बड़े चार्ट्स के ऊपर एक कैंडल यूं जाती है तो दूसरी उसके साथ फौरन नीचे आके यहाँ क्लोज हो जाती है। इसको कहते हैं इसका स्विंग होना। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं इसको, मिसाल के तौर पे हम इधर हैं H4 के ऊपर, और H4 के बाद अगर हम इधर आ जाते हैं मिसाल के तौर पे M15 पे, तो M15 में यही जो है ट्रेड बाकायदा ऐसे करके फिर ऐसे, इसको कहते हैं स्विंग होना। ये स्विंग हो जाती है और बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ऐसे स्विंग्स मूव्स को लेते हैं। यहाँ पे आपने जब सेल लिया तो मार्केट ने आपने कहाँ तक जाना है। एक तो आपने गैप पे तवज्जो देनी है। इनिशियल आपको एक कैंडल मिला, बहुत अच्छा, आपने थोड़ा सा चांस और लिया, बहुत अच्छा, लेकिन जब आपको ये कैंडल मिल गया, कंफर्मेशन हो गई, तो आपने पहली बात तो है यहीं पे एग्जिट कर जाना है। जब आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि देखें फ्यूचर की तो मैं बात नहीं करूँगा, दिखने में तो बहुत कुछ लग रहा है और आसान भी लग रहा है, लेकिन हमेशा उस चीज़ पे बात करनी चाहिए जो आपके टफ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हमेशा काउंट किया जाता है मार्केट के अंदर, तो कोई अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जब आप इधर से एंटर होते हैं इस पॉइंट से, इधर से आप एंटर हुए, यहाँ से आप एग्जिट हुए, तो यहाँ से एग्जिट भी होते हैं, तो तकरीबन ये 12 पिप्स बन रही हैं और यहाँ से आके 15 पिप पूरी आपको आराम से मिल रही हैं। इस 15 पिप की ट्रेड पे आप आराम से काम कर सकते हैं। ये M15 के ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसमें फिर एक कोई चीज़ है जिसको थोड़ा सा हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी जो ख़ास बुराइयां होंगी उनको करेंगे। इसकी वजह से हमें उसका देखें, बात यह है कि जब ये सब कुछ गलत है तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मार्केट में बैठोगे तो आप यूँ नहीं होगे कि बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड के आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या है और ये करती क्या है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, तो ही आप ज़्यादा शार्प हो सकते हैं इन सारी चीज़ों में। तो ये ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त चाहिए। सही है, थैंक यू सो मच।